हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्यशाला। आज संभव बैच का लेक्चर 2 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की बुक्स लक्ष्मीकांत का सेकंड चैप्टर। तो ये जो हमारी संभव सीरीज चल रही है ये प्रीलिम्स यूपीपीसीएस 24 अक्टूबर तक चलेगी, यानी उससे पहले तक हम लगभग 15 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक होगा हम कवर करा देंगे हर दिन, और हम सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। पहले हम इंडियन पॉलिटी को ख़त्म करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ से शुरू होता है? जो जो फैक्ट जरूरी हैं प्रीलिम्स के लिए केवल वही इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे पहला, 1934 में पहली बार एम एन रॉय थे, कम्युनिस्ट नेता थे। उन्होंने आइडिया रखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी एक खुद की होनी चाहिए, इंडिया की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली होनी चाहिए जिसे केवल इंडियन ही संविधान को बनाएंगे। लेकिन वो बात आई गई हो गई, क्योंकि एम एन रॉय कोई बहुत बड़े ऐसे लीडर थे नहीं, क्योंकि उस समय पर तो कांग्रेस ही पब्लिक के बीच में कांग्रेस का ही ज़्यादा नाम था। तो एक साल बाद कांग्रेस ने भी इस बात को माना कि बिल्कुल सही बात है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऑफिशियली इस बात की डिमांड करी अंग्रेज़ों से कि हमें हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर दीजिए जिसमें हम संविधान को बनाएं अपने लिए खुद। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमारा वो अ, हमारे ही लोगों द्वारा चुनी हुई एक असेंबली होगी, वो उसे बनाएगी। एडल्ट फ्रेंचाइजी की मांग की, यानी कि जितने भी एडल्ट फ्रेंचाइजी है ना, वोटिंग। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात नहीं करी। यूनिवर्सल का मतलब था कि 18 से ऊपर जितने भी हैं उन सबको वोटिंग राइट्स मिले, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ लोगों को हमें वोटिंग राइट मिलना होगा जो चुन के एक असेंबली भेजेंगे, वो हमारा संविधान बनाएंगे। 1940 में इस बात को मान लिया अंग्रेजों ने। अगस्त ऑफर आपने सुना हो, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने बिना इंडियंस की सलाह लिए भारतीय सेना को वर्ल्ड वॉर में भेज दिया था। तो इससे कांग्रेस नाराज थी, सब भारतीय नाराज थे। तो हमको शांत करने के लिए उन्होंने एक, कहना चाहिए कि एक गाजर पकड़ा दी कि ये लो, अगस्त ऑफर के जैसे युद्ध खत्म होगा हम ये तुम्हारी मांग मान लेंगे, तुम्हें अपना संविधान बनाने की छूट दे देंगे। लेकिन अ, भारत में किसी पार्टी ने इसको माना नहीं। फिर 1942 आता है। 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनकी अगुवाई में एक क्रिप्स मिशन भेजा गया। इन्होंने क्या कहा कि तुम अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये बात पहली बार क्रिप्स मिशन में एक ऑफिशियल तरीके से कही। 1940 में क्या था, पहली बार हाँ मतलब एक बात कही थी कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारी इस मांग को स्वीकार करते हैं कि हाँ तुम्हारा अपना संविधान हो। लेकिन इस बात को ऑफिशियली नहीं माना गया कि हाँ जैसे ही युद्ध खत्म होगा हम बिल्कुल 100% इस बात को मानेंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन में ये बात पहली बार मानी गई कि बिल्कुल युद्ध खत्म होते के साथ ही तुम्हें अपना संविधान मिल जाएगा। लेकिन इस बात को कांग्रेस ने तो स्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने खत्म कर दिया। क्यों? मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि तुम अपना संविधान बनाओगे भारत में तो उससे हमें क्या फायदा होगा, हमें तो पाकिस्तान चाहिए अपना अलग, हमें नहीं चाहिए कोई संविधान। तो मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो फाइनली ये क्रिप्स मिशन भी बेकार हुआ। बाद में आपको पता है कि कैबिनेट मिशन आया 1946 में। इसके आइडिया को अ, इसमें जो आइडिया था इसने दिया था कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक किसके लिए? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो नाराज थे बिल्कुल मुस्लिम लीग जैसे। तो वो चाहे तो अपनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं, ये इसमें प्रोविजन था। तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गया कि चलो अलग देश की मना कर रहे हैं, ये अलग देश के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो कम से कम आधी मांग तो हमारी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी तुम्हारी। तो यानी आगे का रास्ता यहाँ खुल गया था कि शायद आगे चल के अगर हम अपनी मांग पर अड़े रहे तो अलग देश भी मिल जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी भैया, कब बनी? तो सबसे पहले तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के बदौलत नवंबर 1946 में पहली बार हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली। और इसमें कितने मेंबर थे? 389। 389 कैसे? 296 तो जो ब्रिटिश इंडिया था वहां से थे, 93 कहाँ से? जो रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट, वहां से। और ये चुन के आए थे। लगभग हर 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय भारत की पॉपुलेशन कितनी रही थी। 389 लाख हो जाता है, यानी लगभग 4 करोड़ की पॉपुलेशन उस समय पर
थी। फिर जो सीट्स का जो अलोकेशन था, सीट्स का अलोकेशन वो इस आधार पे था, मुस्लिम की पॉपुलेशन जितनी उसी रेशियो में उनको सीट, सिख की जितनी उतनी सीट, फिर जनरल में बाकी मुस्लिम और सिख के अलावा जितने भी थे उनको वो सीट दी गई थी। और जो वोटिंग राइट्स थे वो मींस इनको चुना कैसे जाना था, चुने जाने की जो पद्धति थी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये अभी भी चलता है हमारे यहाँ पर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके चुनाव में यही तो चलता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो प्रिंसली स्टेट से जो भी आने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो नॉमिनेटेड मेंबर थे, यानी जो राजा था प्रिंसली स्टेट का वो उन्हें चुनकर भेजेगा। वहां पर अंग्रेजों का कोई दखल नहीं होगा, राजा जिसको चाहेगा चुनकर भेजेगा। तो देखा जाए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसमें कुछ लोग चुनकर आए हुए थे, कहाँ से, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, ब्रिटिश इंडिया था वहां से इलेक्ट होकर आए थे, और बाकी नॉमिनेटेड आए थे जो कि प्रिंसली स्टेट से आए थे। और इनके इलेक्शन कब हुए भैया, जुलाई अगस्त 1946 में। और फाइनली बनी कब ये, नवंबर 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया इलेक्शन के तुरंत बाद। अब काम शुरू होता है कब से भैया, पहली बार ये मिलते हैं 9 दिसंबर 1946 को। तो हमारे यहाँ सबसे जो बुजुर्ग चुन के आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रांस में एक परंपरा थी कि जो सबसे बुजुर्ग होगा वही हमारा प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आप जैसे एक स्पीकर का रोल आप समझ लीजिए, तो वो प्रेसिडेंट होगा असेंबली का, तो इनको बना दिया गया। लेकिन कुछ ही दिन ये रहे, उसके तुरंत बाद फिर इलेक्शन हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया प्रेसिडेंट, और दो दो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमचारी। ये सब नाम तैयार रहने चाहिए आपके, ये पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पॉसिबिलिटी है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे आज प्रीएम्बल बोलते हैं हम, यही आगे चल के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था यही प्रीएम्बल बना। ये क्या हुआ, इसकी क्या कहानी है, 13 दिसंबर को, यानी कि 9 दिसंबर को पहली बार मीटिंग हुई, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। तो उसमें सब ये लिखा हुआ था कि जो भारत है वो सॉवरेन राष्ट्र होगा, और हमारी जो जितनी पावर्स होंगी वो लोगों में निहित होंगी, यानी हमारा शासन लोगों से होगा। और इसको 13 दिसंबर को पेश किया था, लेकिन हमें स्वीकार करने में कितना टाइम लगा, 22 जनवरी 1947। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1 पेज का, उसको स्वीकार करने में हमें लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय लग गया। और उसमें बहुत सारे कारण थे, मुस्लिम लीग का नाराज चलना, मेंबर्स आते ही नहीं थे, और प्रिंसली स्टेट भी बहुत धीमे धीमे आ पा रहे थे, वो भी आ नहीं रहे थे। अब तक तो आना शुरू ही नहीं हुआ था उनका, वो काफ़ी बाद में आना शुरू होगा मीटिंग में। फिर इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया था 1947 में, आपको बताया था पिछली क्लास में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उससे क्या हुआ कि असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी मिल गई। अब तक क्या चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी, अब एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दी गई उसी के अंदर, यानी वही मेंबर लेजिस्लेशन कानून भी बनाएंगे इस देश के लिए, और वही लोग संविधान भी बना रहे थे। तो दो काम चल रहे थे साथ साथ। तो ये एक्ट आने के बाद की कहानी है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी बनी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके चेयरमैन कौन थे या प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसके कौन थे, जीवी मावलंकर। तो दो दो बॉडी थी, दोनों के अलग अलग प्रेसिडेंट थे। बाकी जो अदर फंक्शंस थे, तो इंडिया इंडिया की जो मेंबरशिप थी, इंडिया मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ थी, वो मई 1949 में, वो जो है इंडियाज की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ में, मई 1949 में उसको स्वीकार कर लिया गया। और नेशनल फ्लैग जो था उसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। नेशनल एंथम को 24 जनवरी को, नेशनल सॉन्ग को भी 24 जनवरी को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट कब बने, 24 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखना है। अब तक क्या थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन थे, अब वो भारत देश के प्रेसिडेंट बने। टोटल सेशन कितने हुए, 11 सेशन हुए, और अंतिम सेशन हुआ 24 जनवरी को। 26 जनवरी को तो केवल एक प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में वो बैठे थे, वो असेंबली के रूप में नहीं बैठे थे। सेशन तो लास्ट 24 जनवरी को ख़त्म हो गया था, और पहला सेशन आपको पता ही है 9 दिसंबर को शुरू हुआ था, और ये फाइनल सेशन 24 जनवरी तक हुआ। 11 सेशन टोटल हुए।
फिर एक मेजर कमेटी थी। मेजर कमेटी कौन थी? जो 8 कमेटी बनाई गई थी, बाकी कुछ माइनर कमेटी भी थी, बहुत काम थे काम करने के लिए जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पावर कमेटी किसके हाथ में थी? जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी सरदार पटेल के हाथ में। ड्राफ्टिंग कमेटी पता ही है आपको। बाकी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल के हाथ में। पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी एच.सी. मुखर्जी। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बोरदोले, क्योंकि खुद असम के ही थे। और एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी ए.वी. ठक्कर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज कमेटी। इसके अलावा रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ये पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारी कमेटियां थी। ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और इसके बाकी 6 मेंबर और थे। कौन कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। और एन माधव राव बी एल मित्तर को हटा के आए थे। बाकी एक टी टी कृष्णमचारी भी थे, और वो डीपी खेतान को हटाकर आए थे, क्योंकि डीपी खेतान जी की बीच में मृत्यु हो गई थी। और इस कमेटी ने फरवरी 1948 को पहला ड्राफ्ट तैयार किया पहले कानून का। फिर 8 महीने तक वो पब्लिक के बीच में रहा कि आपको अगर कोई सलाह है तो सलाह दे दीजिए। और ये फरवरी 1948 में पहली बार ड्राफ्ट बना। और ये बनी कब थी ड्राफ्टिंग कमेटी? 29 अगस्त 1947 को। ये सारी डेट पता होनी चाहिए, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, और ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी, लगभग 1 वर्ष के बाद। ये पता होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट कब हुआ? तो देखते हैं। फाइनल ड्राफ्ट तो भैया आपको पता है 4 नवंबर 1948 को पहली रीडिंग हुई, और उसको फाइनल पास किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। और पहला ड्राफ्ट कब हुआ था? अभी अभी हमने देखा, फरवरी 1947 को। फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को पहली रीडिंग, 26 नवंबर 1949 को पास हुआ। और इसी डेट को हम कहते हैं कि इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। उस समय पर हमारे पास 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। एनफोर्स कब हुआ? एनफोर्स ये आगे चल के होगा, 26 जनवरी 1950 को, पता है आपको। लेकिन उससे पहले कुछ प्रोविजन जो थे, जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन से रिलेटेड, शॉर्ट टाइटल से रिलेटेड, ये सब 26 नवंबर 1949 को ही हमने स्वीकार कर लिए थे। यानी जिस दिन हमने एनफोर्स किया था, अडॉप्ट किया था, उसी दिन हमने इसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन एनफोर्समेंट हमने कुछ दिन बाद किया। कुछ दिन बाद क्यों किया ये भी आपको पता है, क्योंकि जो 26 जनवरी की डेट थी वो भारत के लिए बड़ी खास थी। और 26 जनवरी 1950 की डेट को फिर कहा जाता है कि इस दिन हमने कमेंस किया अपने संविधान को। और इसी दिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपील कर लिया गया, जिससे अब तक शासन चल रहा था। 1946 के बाद से जो शासन चल रहा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इससे ही तो चल रहा था। तो ये दोनों कानून इस 26 जनवरी 1950 को ख़त्म कर दिए गए। तो 26 जनवरी ही क्यों डेट ली गई? देखो ऐसा था कि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने शपथ ली थी पूर्ण स्वराज की, और कहा था कि हर वर्ष हम 26 जनवरी को अपना ये संविधान दिवस मनाया करेंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया करेंगे। तो फिर इसकी याद में ही इस दिन हमने संविधान को एनफोर्स किया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, जैसे जो सिंबल था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो था एलिफेंट। और जो बी एन राव थे, सर बी एन राव, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। और जो संविधान की कैलीग्राफी यानी जो लिखा, जिन्होंने अपने हाथ से लिखा, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके अलावा उसकी डेकोरेशन किसने करी? तो शांति निकेतन के कुछ आर्टिस्ट थे, जिनमें प्रमुख थे नंदलाल बोस
और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। और जो हिंदी वर्जन था उसकी कैलीग्राफी किसने करी? बसंत कृष्ण वैद्य ने। और इसके अलावा जो हिंदी का जो टेक्स्ट है वो काफी बाद में लिखा जाना शुरू हुआ 1987 में, यानी 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 के बाद एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 394A, पार्ट किस में? पार्ट 22 में। और इस अमेंडमेंट एक्ट में ये लिखा गया कि संविधान और कानून के जितने भी प्रोविजन होंगे वो जब जब उनकी प्रिंटिंग होगी तो उसको हिंदी में भी लिखना होगा, इंग्लिश में तो होगा ही होगा। तो उसके बाद ही इसको हिंदी में लिखा गया। तो ये बसंत कृष्ण वैद्य जो हैं, इन्होंने 1987 के इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही ये लिखना शुरू किया। तो ये था चैप्टर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 लेकर आएंगे और साथ में हम चैप्टर 4 को भी उसी लेक्चर में हम शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमें